हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपने जो टॉपिक चल रहा राजस्थान की खनिज संपदा, और आज खनिज संपदा का लास्ट और पांचवा भाग, और ये अति महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान के ईंधन खनिज। जो बड़े स्तरीय एग्ज़ाम जैसे माना कि आरएएस के अंतर्गत भी इसके प्रश्न पूछे हुए हैं, आईएएस में भी यहाँ से ईंधन खनिज से प्रश्न पूछा जा चुका है, और भी राजस्थान के जितने भी जो एग्ज़ाम है जिनमें इनमें से प्रश्न आते हैं, जैसे एलडीसी के अंतर्गत भी इनमें से आ रखा है। तो ईंधन खनिज, देखो ईंधन खनिज पहले तो कहते किसे, क्या होते हैं ईंधन खनिज, तो परिभाषा आपको याद है। देखो परिभाषा से क्या है, परिभाषा पहले क्या है कि वह खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ईंधन खनिज के नाम से पुकारे जाते हैं। दूसरी बात इनकी करें तो इन खनिजों का प्रयोग, यानी प्रयोग एक बार ही होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन खनिजों का आप दोबारा प्रयोग के अंतर्गत नहीं ले सकते हो, एक बार ही प्रयोग में ले सकते हो, ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा इनका प्रयोग नहीं होता है, एक बार इनका प्रयोग होता है। उसके बाद में अगर बात करें कि ये खनिज सर्वाधिक मिलते किसके अंतर्गत है, यानी भूमि के अंतर्गत जो मिलते हैं, चट्टानें जो होती है, वो चट्टानें आपको पता है 3 प्रकार की जो चट्टानें होती है, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और एक चट्टान कौन सी है, कायांतरिक चट्टान। तो जो ईंधन खनिज है ये अधिकतर, यानी ये नहीं कह सकते अवसादी चट्टान में भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर ये जो खनिज है ये कायांतरिक चट्टानों के अंतर्गत मिलते हैं। तो कभी आ जाए कि कायांतरिक चट्टानों के अंतर्गत यानी शैलों के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं। तो ईंधन खनिज अपन को प्राप्त होते हैं, वो किस में होते हैं, तो कायांतरिक चट्टानों के अंतर्गत होते हैं। हालांकि अवसादी चट्टानों में भी ईंधन खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा के अंतर्गत कायांतरिक चट्टानों के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं। अब बात करें कि राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, तो आपको पता है 3 खनिजों के नाम याद रखना है राजस्थान के संदर्भ में। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 पेट्रोलियम, और तीसरा हो गया प्राकृतिक गैस। तीसरा जो खनिज है कौन सा हो गया, प्राकृतिक गैस। यानी राजस्थान के संदर्भ में कोयला है, पेट्रोलियम है, और प्राकृतिक गैस है, यानी खनिज तेल पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो खनिज है वो अपने राजस्थान के संदर्भ में हैं ईंधन खनिजों के अंदर। तो आप इनको ध्यान रखिए श्रेणी, क्योंकि मैंने आपको पहले भाग में कहा प्रश्न इस प्रकार के भी बन के आते हैं कि निम्न में से कौन सा धात्विक या कौन सा ईंधन खनिज है, तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। अब देखो कौन से एक एक करके अपन इस खनिजों को पढ़ते हैं। तो अपन पहले ले लेते हैं कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस ले लेंगे। तो नंबर 1 जो खनिज लेते हैं अपन, वो खनिज कौन सा है, कोयला। अब देखो कोयला राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन इनको, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कोयला के प्रकार। यानी कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला के प्रकार होते हैं 4। जिस प्रकार से लोहा के जो प्रकार होते हैं 4, उसी प्रकार से कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार के अंतर्गत नंबर 1 जो प्रकार है वो प्रकार कौन सा है, यानी कोयला 4 प्रकार का है, लोहा भी कितने प्रकार का था, 4 प्रकार का। तो कोयला के अंतर्गत जो पहला प्रकार है, वो पहला प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वश्रेष्ठ किस्म कह सकते हो, या पहला प्रकार यानी कोयला की उत्तम किस्म कौन सा कोयला है, तो एंथ्रेसाइट नामक कोयला है। इस कोयले के अंतर्गत यानी एंथ्रेसाइट जो कोयला है, इस कोयले के अंतर्गत कार्बन की मात्रा, बात करें इसके अंतर्गत की कार्बन की जो मात्रा है
वो मात्रा लगभग, कार्बन की मात्रा लगभग 90 से 97% इसके अंतर्गत पाई जाती है, एंथ्रेसाइट कोयले के अंतर्गत। और ये कोयला जो इसका संबंध राजस्थान से नहीं होकर ये कोयला भारत के अंतर्गत अगर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता तो उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का कोयला का उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये कोयला प्राप्त होता है, जम्मू कश्मीर। अब बात करें नंबर 2, नंबर 2 प्रकार का जो कोयला है वो कोयला कौन सा है? देखो अति आईएमपी है, राजस्थान के संदर्भ में इनको याद रखना आपको, लिग्ना कोयला है, वो कोयला कौन सा है? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है ये कोयले का जो दूसरा प्रकार है। अब इस कोयला से आपको जो याद रखना हो, याद क्या रखना, पहले अगर इससे बात करें अपन कि इसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा की बात करें तो कार्बन की मात्रा लगभग 80% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है लिग्नाइट कोयले के अंतर्गत। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन यानी जो ये लिग्नाइट कोयला है इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन में अपना राजस्थान है। और लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है यानी लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है सर्वाधिक वो राजस्थान के अंतर्गत पलाना क्षेत्र और ये पलाना क्षेत्र जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंतर्गत आता है। यानी पलाना के अंतर्गत लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है। इनकी चर्चा अपन और करेंगे। एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी पलाना क्षेत्र के अंतर्गत खान है इसकी चर्चा अपन और करेंगे, प्राप्ति क्षेत्र पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना लिग्नाइट कोयला उत्पादन राजस्थान में होता है, पलाना क्षेत्र बीकानेर के अंतर्गत इसका है। उसके बाद अगर तीसरा बात करें कि तीसरा जो कोयला है कोयला कौन सा इनके अंतर्गत आ रहा है? तो बिटुमिनस कोयला है, वो कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला है। ये कोयले के अंतर्गत अगर बात करें अपन कि इसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा कितनी है, तो कार्बन की मात्रा इसके अंतर्गत लगभग 67% इसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और इस प्रकार का जो कोयला है ये कोयला भारत में सर्वाधिक कहाँ निकलता है? इसका संबंध राजस्थान से नहीं है, राजस्थान से केवल लिग्नाइट कोयले का संबंध है। बिटुमिनस जो कोयला है इस कोयले का संबंध सर्वाधिक अगर ये निकलता है तो आपको पता है छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर जो स्थान है और ये स्थान कहाँ आता है? सबको पता, बहुत चर्चित ये स्थान है छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर जो आता है झारखंड के अंतर्गत ये आता है। आपको पता है राजस्थान को खनिजों का अजायब अगर कहते हैं, भंडार है वो सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, किस राज्य के अंतर्गत है? तो झारखंड के अंतर्गत है। झारखंड के अंतर्गत एक तो छोटा नागपुर हो गया, उसके बाद में और 2-3 स्थान है नागपुर के अंतर्गत पड़ते हैं, जैसे झारिया जो स्थान आता है ये भी किसके अंतर्गत आता है? झारखंड के अंतर्गत ही आता है। और एक स्थान जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं सिंहभूमि जो क्षेत्र ये भी किसके अंतर्गत आता है? झारखंड के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर बिटुमिनस नामक कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और छोटा नागपुर को जो कहते हैं यानी छोटा नागपुर को कहते हैं भारत का रूर यानी रूर जो जर्मनी के अंतर्गत नदी है जहाँ पर बिटुमिनस नामक कोयला सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व के अंतर्गत। भारत में बिटुमिनस कोयले का उत्पादन छोटा नागपुर होता है और छोटा नागपुर को अपन कहते हैं भारत का रूर प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। तो इंडिया जीके में कभी ये प्रश्न बन के आ सकता है कि भारत का रूर कैसे कहते हैं? छोटा नागपुर को कहते हैं, ध्यान रखें। तो झारखंड के अंतर्गत ये बिटुमिनस नामक कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और बात करें पश्चिम बंगाल में भी होता है बिटुमिनस, रानीगंज नामक स्थान है जहाँ से इस कोयले का उत्पादन होता है। तो वैसे लिखना चाहे तो लिख लो आप रानीगंज।
लेकिन रानीगंज जो आता है ये पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है, ये झारखंड के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करें अपन चौथा प्रकार, कोयले का जो चौथा प्रकार है वो चौथा प्रकार कौन सा है? तो कोयले का चौथा प्रकार है पिट, यानी कोयले का जो चौथा प्रकार है कौन सा है? पिट नामक कोयला है। और इसके अंतर्गत कार्बन की मात्रा की अगर बात करें तो कार्बन की मात्रा इसमें लगभग 60% इसमें पाई जाती है, 40 से 60% के लगभग इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन आपको इससे याद क्या रखना है? वो याद रखना है, एक तो ये हो गए कोयले की घटिया किस्म, यानी कोयले की सबसे घटिया किस्म है, वो घटिया किस्म कौन सी है? तो वो आ गए पिट कोयला। इस कोयले को जो बनाया जाता है वो लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है, लकड़ी को जलाकर, एक तो विशेषता ये बन जाती है। अब आपको ध्यान रखना, जितने भी औद्योगिक है, औद्योगिकों के अंतर्गत ऊपर के 3 जो प्रकार के कोयला है इनका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है, लेकिन पिट कोयले का उद्योगों में नहीं किया जाता है, क्योंकि उद्योगों में मशीनरीकरण रहती है और मशीनीकरण को ये खराब करता है। इस कारण इस प्रकार के कोयले का प्रयोग इनके अंतर्गत, उद्योगों के अंतर्गत नहीं होता है। तो ये कोयले के 4 प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ किस्म एंथ्रेसाइट है और पिट कोयला सबसे घटिया किस्म है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला निकलता है? तो लिग्नाइट कोयला राजस्थान से सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। अब बात करें प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान के अंतर्गत, तो प्राप्ति क्षेत्र यानी कोयले के उत्पादन क्षेत्र, कोयले के उत्पादन क्षेत्र, और उत्पादन क्षेत्र में आपको 3 जिले याद रखने हैं। और 3 जिले, नंबर 1 जिले की बात करें अपन तो बीकानेर, नंबर 2 बाड़मेर और नंबर 3 नागौर। अब देखो ये तीनों ही जो डिस्ट्रिक्ट है ये मरुस्थलीय प्रदेश में है, अर्थात इस कोयले की जो प्रधानता है वो सर्वाधिक किस प्रदेश में है? तो मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत है। प्रश्न यह भी आ सकता है कि कोयले की प्रधानता राजस्थान में किस प्रदेश के अंतर्गत है? मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है। जिला बीकानेर, बाड़मेर और नागौर 3 जिले हैं जिनसे कोयले का उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। अब देखो यहाँ से कौन कौन से क्षेत्र है, क्षेत्रों के नाम आपको याद रखना अति IMP है। और वो क्षेत्र नंबर 1, देखो तीनों का एक एक याद रख लेना। यहाँ पे लिख दो पलाना क्षेत्र, पलाना हो गया। यहाँ पे लिख दो कपूरडी, स्थान कौन सा हो गया? कपूरडी का आता है बाड़मेर में। और यहाँ पे स्थान हो गया मेड़ता। अब मेड़ता स्थान हो गया। देखो स्थान तो और भी है, और भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इनकी विशेषता पलाना, कपूरडी और मेड़ता। मेड़ता से तो ठीक है कोयले का उत्पादन है, यानी वहाँ पे हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा विशेषता नहीं है। इन पलाना और कपूरडी से अत्यंत ज़्यादा विशेषता है। और अत्यंत ज़्यादा विशेषता देखो, पलाना की 2 लाइनें आपको याद रखना। पलाना जो खान है लिग्नाइट कोयले की है। किस कोयले की है? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला यहाँ से उत्पादन होता है, यानी लिग्नाइट कोयले की एशिया महाद्वीप, एशिया जो महाद्वीप है, महाद्वीप की सबसे बड़ी खान है। ये जो पलाना खान है लिग्नाइट कोयले की एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खान है। उसके बाद वाली जो विशेषता है, और वो विशेषता है यहाँ पे राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार, और वो सर्वाधिक भंडार है वो कहाँ है? पलाना के अंतर्गत है। ये आपको ध्यान रखना। केवल सर्वाधिक भंडार, यहाँ पे उत्पादन की बात नहीं हो रही है। राजस्थान में अगर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता, राजस्थान में कोयले का उत्पादन, और वो कौन सा? सर्वाधिक। और वो सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कपूरडी बाड़मेर के अंतर्गत होता है सर्वाधिक कोयले का उत्पादन।
तो सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात आए तो कपूरडी याद रखना, और भंडार की अगर बात आए तो कौन सा क्षेत्र याद रखना, पलाना क्षेत्र आपको याद रखना है। उसके बाद और कोयले के जो क्षेत्र उत्पादन यानी जहां कोयले का भंडार या उत्पादन हो रहा है तो वो राजस्थान में इन जिलों के अंतर्गत कौन से है, तो इसके अंतर्गत देखो एक तो पलाना हो गया, नंबर 2 बरसिंहसर, बरसिंहसर स्थान बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है। केसर देसर, केसर देसर किस खनिज से संबंधित है, कोयला खनिज से संबंधित है। हाड़ला, हाड़ला स्थान कहाँ आ रहा है, बीकानेर के अंतर्गत आ रहा है हाड़ला। एक स्थान और है 5वां नापासर, ये जो बीकानेर से संबंधित है जहां से कोयले का उत्पादन होता है। इधर अगर बाड़मेर की बात करें तो कपूरडी के बाद में गिरल, गिरल से कोयले का उत्पादन हो रहा। कपूरडी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है। जालिपा जो बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है, स्थान कौन सा आ रहा है, जालिपा। योगेश्वर, योगेश्वर तला, योगेश्वर तला भी कहाँ आता है, बाड़मेर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। और भाद का स्थान कहाँ आता है, तो भाद का भी बाड़मेर के अंतर्गत ही आता है। तो ये स्थान जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है ये आपको ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ साथ में इनके अंतर्गत लिखे। अगला अपना जो खनिज पढ़ेंगे वो खनिज कौन सा रहेगा, पेट्रोलियम खनिज है, ईंधन खनिज के अंतर्गत है, वो पढ़ लेते हैं अपन। पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ईंधन खनिज एक बार हेडिंग डाल दी। अब देखो यहाँ पे आपके दूसरा जो खनिज है ईंधन खनिज के अंतर्गत है वो कौन सा है, पेट्रोलियम पदार्थ कह दो आप, या इनको आप कह दो खनिज तेल। ये देखो आप, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अति आईएमपी देखो खनिज तेल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं और अधिकतर बड़े स्तरीय एग्जामों के में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो बात करें अपन, पहले देखो ये जो प्राप्त होते हैं यानी ये प्राप्त भूमि के अंतर्गत कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में इनकी प्रधानता पाई जाती है, कायांतरिक चट्टानों के अंतर्गत भी है लेकिन अवसादी के अंतर्गत ज़्यादा है। बात करें इसको अपन राजस्थान के संदर्भ में जोड़े, यानी राजस्थान में प्रधानता किसकी, पेट्रोलियम पदार्थ की या पेट्रोलियम की। तो राजस्थान में इसकी प्रधानता है मरुस्थल प्रदेश में, यानी मरुस्थल प्रदेश में जो जिला है जहाँ पे इसकी प्रधानता ज़्यादा है तो वो जिला कौन सा है, बाड़मेर। आपको पता है कोयले के अंतर्गत भी कौन सा जिला आया, बाड़मेर ही आया। और इधर पेट्रोलियम पदार्थ के लिए भी जो जिला है वो कौन सा है, बाड़मेर। कोयले की प्रधानता भी पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर भी ये पेट्रोलियम पदार्थ की भी प्रधानता राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ही है। अब बात करें इसकी कि भारत में इसकी प्रधानता कहाँ है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ की अगर भारत में प्रधानता की बात करें अपन, तुलना करें भारत में प्रधानता यानी किसकी, पेट्रोलियम पदार्थ की, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो महाराष्ट्र है यानी महाराष्ट्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। या इसको अगर बात करें तो कोंकण
तट भी कह सकते हो। यहाँ पे इसकी प्रधानता सर्वाधिक है पेट्रोलियम पदार्थ की, तो ये है। अब बात करें इस पेट्रोलियम के अंतर्गत है कि इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, राजस्थान के अंतर्गत है, या इसकी सर्वप्रथम जो खोज हुई वो कहाँ हुई, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे, केवल राजस्थान की बात करेंगे अपन कि राजस्थान में इसकी सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई और कौन सी कंपनी ने की। तो कंपनी का आपको पहले तो कंपनी याद रखनी, ONGC कंपनी है। वो कंपनी कौन सी आ जाती है, ONGC कंपनी द्वारा राजस्थान में खोज गुड्डा मालानी क्षेत्र, और ये कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में की। ये लाइन आपको याद रखना कि ONGC कंपनी द्वारा राजस्थान में खोज गुड्डा मालानी क्षेत्र, और ये कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में इसकी खोज की थी। लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में बाड़मेर में इस तेल का उत्पादन ONGC कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र की अगर अपन उत्पादन की बात करें कि यहाँ पर उत्पादन कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, यानी यहाँ से उत्पादन कंपनी अलग कर रही, इस कंपनी ने केवल यहाँ पर खोज की थी। तो यहाँ पर जो उत्पादन करने वाली जो कंपनी है वो कंपनी है कैर्न एनर्जी कंपनी। ये स्कॉटलैंड की कंपनी है, कंपनी द्वारा होता है, यानी कैर्न एनर्जी जो कंपनी है इस कंपनी द्वारा यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसकी जो खोज की थी वो ONGC कंपनी द्वारा की गई थी। और कैर्न एनर्जी है ये कंपनी स्कॉटलैंड की कंपनी है, इस कंपनी द्वारा यहाँ इस क्षेत्र से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये थे इस पेट्रोलियम उत्पादन के मुख्य जो बातें थी। अब बात करें इसके प्राप्ति क्षेत्र यानी उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोलियम के। तो उत्पादन क्षेत्र प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र हैं। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख रूप से कितने हैं, 4 है। तो नंबर 1 बाड़मेर सांचौर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ गया, बाड़मेर सांचौर। आपको पता है बाड़मेर सांचौर जालोर के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन मुख्य जिला की बात करें तो केवल बाड़मेर ही है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, यानी उत्पादन एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे उत्पादन कंपनी। और उत्पादन कंपनी ये वाली कंपनी यानी कैर्न एनर्जी कंपनी द्वारा यहाँ से बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जा रहा है। यानी इसके बाद में आपको तेल के कुएं बताऊंगा, उस तेल के कुएं यानी बाड़मेर में सर्वाधिक तेल के कुएं हैं। तो प्रश्न आ जाता है कोई भी एक कुआं का नाम दे देते, जैसे मंगला किसी का भी दिया और पूछ ले किस कंपनी द्वारा किया जाता है, तो कैर्न एनर्जी द्वारा उत्पादन किया जाता है। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत लगभग जितने भी कुएं हैं जिनसे कैर्न एनर्जी द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो नंबर 1 क्षेत्र कौन सा हो गया, बाड़मेर सांचौर। उसके बाद अगर बात करें नंबर 2 जैसलमेर बेसिन। अभी हालांकि जैसलमेर में तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है, भंडार की संभावना यानी भंडार खोज लिए गए थे, और वहाँ पे अगर तेल का उत्पादन होगा तो वहाँ पे जो कंपनी उत्पादन करेगी वो कंपनी कौन सी है, तो उस कंपनी का नाम है फिनिक्स। देखो यहाँ पे कैर्न एनर्जी कंपनी आ रही है, यहाँ पे कौन सी आ रही है, फिनिक्स ओवरसीज। फिनिक्स ओवरसीज जो कंपनी है इस कंपनी द्वारा यहाँ पे भंडार खोजे गए और इस कंपनी द्वारा यहाँ से तेल का उत्पादन होगा तो इस कंपनी द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद में और जो तीसरा क्षेत्र आता है वो क्षेत्र आ गया बीकानेर नागौर बेसिन।
बीकानेर, नागौर बेसिन, यानी ये जो प्राप्ति क्षेत्र इसके इस प्रकार के नाम बांट रखे हैं और वहाँ के आगे कंपनियाँ जो लिख रखी है। तो आपको बीकानेर, नागौर, यानी बीकानेर और नागौर के बीच में जो क्षेत्र है यानी उसको बेसिन कह रहे हैं, जहाँ से तेल उत्पादन होने की संभावना है। और वहाँ पे जो कंपनी आएगी वो कंपनी जिसका नाम है उसका नाम है बेसिप एसआर ऑयल कंपनी, बेसिप एसआर ऑयल कंपनी, बेसिप एसआर ऑयल कंपनी द्वारा बीकानेर, नागौर बेसिन में तेल का उत्पादन किया जाएगा। और चौथा जो लास्ट भाग है यानी लास्ट प्राप्ति क्षेत्र की बात करें तो वो आ गया विंध्यन कंगार, जो आपको पता है। हालांकि मैं अभी वीडियो नहीं डाला राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत भौतिक प्रदेश, लेकिन भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा उस समय पठारी प्रदेश पढ़ाएंगे। उस टाइम में विंध्यन कंगार जो कहाँ स्थित है या विंध्यन कंगार में कौन कौन से जिले आते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। अभी आपको प्राप्ति क्षेत्र में याद रख लेना हाड़ौती प्रदेश के कुछ जिले हैं और पठारी प्रदेश या के कुछ जिले और मैदानी प्रदेश के कुछ जिले हैं जो इस विंध्यन कंगार की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ से तेल का जो उत्पादन करेगी कंपनी वो है ONGC कंपनी द्वारा, ONGC कंपनी द्वारा तेल का उत्पादन करेगी, ध्यान रखिए। तो अब देखो आप इनका स्क्रीनशॉट ले आओ। फिर ये जो बाड़मेर के अंतर्गत जिले वो कौन कौन से हैं। अब देखो यहाँ मैं पढ़ा रहा आपके प्रमुख तेल के कुएं। प्रमुख तेल के कुएं में से आपको याद रखना श्रेणियाँ, और श्रेणियाँ एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। तेल के कुएं की जो श्रेणियाँ हैं वो श्रेणियाँ कितनी हैं? 3 श्रेणियाँ हैं, 1, 2 और 3। अब 3 श्रेणियाँ के अंतर्गत आपको जो याद रखना है वो याद क्या रखना है इसके अंतर्गत देखो। श्रेणियों के अंतर्गत है DA फर्स्ट, DA फर्स्ट यानी प्रथम, DA सेकंड, DA थर्ड यानी डेवलपमेंट जो आता है डेवलपमेंट एरिया, यानी जो सर्वाधिक उत्पादन या जो प्रसिद्ध कुएं हैं वो अपना आते हैं फर्स्ट में, फिर सेकंड में और थर्ड में। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कुआं DA फर्स्ट में नहीं आता या DA सेकंड में नहीं आता, या उसका है प्रश्न आ सकता है। पहले अगर बात करें अपन तो तेल के जो कुएं हैं, तेल के कुएं सर्वाधिक या सारे कुएं राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बाड़मेर में। अब चाहे वो DA फर्स्ट में आए, थर्ड में आए या सेकंड में आए, सारे कुएं जो आएंगे वो राजस्थान में तेल के कुएं किस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको पहले तो देखो DA के अंतर्गत एक स्पेलिंग आपको याद रखनी है, और वो याद रखनी MARS, मार्स। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है शब्दावली में। ये क्या है? ये तेल के कुएं जो DA फर्स्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्पेलिंग आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा चुकी है और भी एग्जाम में आ सकती है। MARS क्या है? ये तेल के कुएं हैं, DA फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी अब देखो इसमें 4 कुएं, वो 4 कुएं कौन से हैं? तो 4 कुओं के अंतर्गत नंबर 1 कुआं हो गया मंगला। नंबर 1 कुआं कौन सा हो गया? मंगला। उसके बाद में आ गया ऐश्वर्या। अगला जो कुआं आता है वो कुआं कौन सा आता है? ऐश्वर्या आता है। उसके बाद में आता है रागेश्वर या रागेश्वरी। उसके बाद में जो आता है कौन सा आता है? रागेश्वरी आता है। और एस आ रहा है तो एस आ रहा है सरस्वती कुआं। और ये चारों कुएं राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? बाड़मेर के अंतर्गत है, जो DA फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत ये कुएं आते हैं। बात करें सबसे पहले कुएं की, अगर बात करें अपन मंगला जो कुआं है ये राजस्थान का खनिज तेल का पहला कुआं है, जिसका उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 2009।
29 अगस्त 2009 को इस मंगला कुआं का उद्घाटन हुआ, यानी तेल का उत्पादन यहाँ से शुरू हुआ था, ध्यान रखें। अगर उससे बात करें इसके ऐश्वर्या के, तो इसका हुआ था 27 मई 2011। 27 मई 2011 का ऐश्वर्या नामक कुएं का तेल, वहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। और रागेश्वरी की बात करें अपन, तो इसका हुआ था 8 मार्च 2012। 8 मार्च 2012। तो कम से कम आपको मंगला कुआं तो याद रखना ही है। 29 अगस्त 2009 राजस्थान का पहला कुआं बाड़मेर में तेल उत्पादन का। और MARS मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती 4 कुएं, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें DA सेकंड के अंतर्गत एक ही कुआं आता है और वो आपको याद रखना, भाग्यम शक्ति कुआं। और ये किसका कुआं है? तेल का कुआं है, भाग्यम शक्ति कुआं। DA सेकंड के अंतर्गत आता है, DA सेकंड। और यहाँ से तेल का उत्पादन शुरू किया था 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012। और जब भी प्रश्न ये देता DA फास्ट डेवलपमेंट एरिया में निम्नलिखित में से कौन सा कुआं नहीं आता, ये एग्जाम में ज़रूर दिया जाता है। तो आपको याद रखना, ये DA फास्ट में नहीं आता, ये सेकंड के अंतर्गत आता। 1 जनवरी 2012 से यहाँ से तेल का उत्पादन शुरू किया था। और लास्ट कुआं जो इस DA सेकंड के अंतर्गत आता है, उसका नाम है कामेश्वरी कुआं। और ये कुआं भी इसके अंतर्गत DA थर्ड के अंतर्गत आता है। और ये सारे कुएं तेल के वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं? तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये तेल उत्पादन के प्रमुख कुएं। अब बात करें अपन आगे खनिज तेल के अंतर्गत ही पेट्रोलियम से ही रिफाइनरी की बात करते हैं। रिफाइनरी एग्जाम में प्रश्न रिफाइनरी से पूछा जा सकता है, करंट के हिसाब से भी। बाकी भी रिफाइनरी IMP ज़्यादा है, तो आपको याद, देखो प्रश्न टॉपिक हो गया राजस्थान की तेल रिफाइनरी। क्या आगे? राजस्थान की तेल रिफाइनरी। अब तेल रिफाइनरी की अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना कहाँ हो गई? पंचपदरा, बाड़मेर। पहले तो आपको याद रखे, तेल रिफाइनरी पूछे कि राजस्थान में कहाँ है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? पंचपदरा, बाड़मेर के अंतर्गत है। या ये प्रश्न आ जाता है कि पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बाड़मेर के अंतर्गत है। ये रिफाइनरी है जो पंचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत है, ये भारत की 26वीं रिफाइनरी है। ये जो रिफाइनरी है कौन सी? भारत की 26वीं रिफाइनरी है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी रिफाइनरी क्रमांक है, तो ये कौन सा क्रमांक है? 26वीं रिफाइनरी है। ये आपको ध्यान रखना, भारत की 26वीं रिफाइनरी राजस्थान के अंतर्गत है। लेकिन अगर ये भारत की 26वीं है, तो आप यहाँ पर ये याद रख लो कि भारत की पहली रिफाइनरी कहाँ पे है? भारत की पहली रिफाइनरी। तो भारत की पहली रिफाइनरी की स्थापना 1901 ईस्वी में असम राज्य में हुई। असम राज्य में हुई, या असम के अंतर्गत है। डिगबोई नामक स्थान है, यहाँ पर भारत की पहली रिफाइनरी है। 1901 ईस्वी के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। और राजस्थान के अंतर्गत जो रिफाइनरी है, ये भारत के 26वीं रिफाइनरी है। ये आपको ध्यान रखना है।
और ये जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी का शुभारंभ कब हुआ या शिलान्यास कब हुआ, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले आपको याद रखना, HP आपको पता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, CL प्लस राज्य सरकार के मध्य एक समझौता हुआ, HPCL प्लस राज्य सरकार के मध्य समझौता हुआ था 14 मार्च 2013। 14 मार्च 2013 को 14 मार्च 2013 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पंचपदरा के अंतर्गत रिफाइनरी स्थापित करना तय हुआ था। उसके बाद में इस रिफाइनरी का क्या होगा, शिलान्यास, यानी इस रिफाइनरी का शिलान्यास जो हुआ था, वो शिलान्यास आपको पता है कि अपने राजस्थान के अंतर्गत जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय हुआ था 22 सितंबर 2013। यहाँ पे आप याद रख लो, 22 सितंबर 2013। उस समय आपको पता है सोनिया गांधी यहाँ आई थी और उसके निर्देशन में इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था, लेकिन पुणे इसका शुभारंभ किया था तेल उत्पादन के रूप में। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था, उस समय केंद्र के अंतर्गत जो सरकार थी वो थी अपनी बीजेपी, यानी नरेंद्र मोदी जी यहाँ अपने राजस्थान आए थे। और वो तारीख आपको विशेष याद रखनी, जब इस तेल रिफाइनरी का उद्घाटन करने या शुभारंभ करने आए थे, वो तारीख आपको याद रखना 16 जनवरी 2018। तारीख जो आती है वो कौन सी है, 16 जनवरी 2018 को इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ था। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे अपने राजस्थान के अंतर्गत। नरेंद्र मोदी जी आए थे। हालांकि शिलान्यास इसका 22 सितंबर 2013 को हो गया था, सोनिया गांधी ने कर लिया था, लेकिन इसका शुभारंभ यानी उत्पादन शुरू 16 जनवरी 2018 नरेंद्र मोदी जी अपने राजस्थान आए और इस तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया था। आपको ध्यान रखना है। अब बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो तेल रिफाइनरी है, इस तेल रिफाइनरी से तेल का उत्पादन, तेल का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन कितना होता है, ये बड़े स्तरीय एग्जामों के अंतर्गत पूछा जा सकता है। 9 मिलियन मैट्रिक टन, 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है। ये तो आ सकता है केवल करंट के बड़े स्तरीय एग्जाम में। और छोटे स्तर की बात करें तो इसका आपको प्रतिशत याद रखना, यानी इस रिफाइनरी से भारत का लगभग 24% तेल का उत्पादन पंचपदरा तेल रिफाइनरी बाड़मेर से होता है। भारत का लगभग कितना, 24%। और संख्या में आ जाए तो 9 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ से उत्पादन होता है। ये आपको ध्यान रखना। भारत की 26वीं रिफाइनरी के बारे में ये प्रश्न बनता है। इसके बाद अगर और अपन बात करें तो देखो, ये देखो HPCL प्लस राज्य सरकार के मध्य पेट्रो यहाँ पे ये शब्द बन रहा है, राज्य सरकार के मध्य पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स नाम से
समझौता हुआ, यानी इस रिफाइनरी के बारे में ये पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स नाम से एक समझौता हुआ था। और ये जो समझौता जो हुआ था वो कब हुआ, तो ये समझौता हुआ था 17 अगस्त 2017 को। 17 अगस्त 2017 को देखो, पहली तारीख 14 मार्च 2013 केवल हुआ इनके मध्य समझौता, लेकिन रिफाइनरी स्थापित करने के लिए वो समझौता हुआ। और जो 2017 में 17 मार्च 2017 को जो समझौता हुआ वो हुआ था, इसमें भागीदारी यानी केंद्र की कितनी रहेगी, यानी HPCL की कितनी रहेगी और राज्य सरकार की कितनी रहेगी, यानी इनका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। अध्यापक हेडमास्टर के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनका प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत ये देखो, इसका और राज्य सरकार का, तो इसका तो रहेगा 74% और इसकी कितनी भागीदार रहेगी 26%, यानी पूरे 100%, यानी राज्य सरकार 26 रखेगा और ये केंद्र के पास कितना रहेगा 74% रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी ये अपना खनिज पेट्रोलियम तेल पदार्थ या खनिज तेल राजस्थान के अंतर्गत है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन बढ़ते हैं प्राकृतिक गैस। अपने स्क्रीनशॉट, अगला तीसरा खनिज तेल के अंतर्गत अपना भाग लास्ट जो भाग है वो कौन सा है, प्रकार प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का पहला तो उपनाम आपको याद रख लेना, उपनाम पर्यावरण मित्र गैस, यानी पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, वो कौन सी है, प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आता है। पर्यावरण मित्र के नाम से इसको पुकारा जाता है। अब बात करें इसके भंडार के, प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर है, तो वह है शाहगढ़ बेसिन क्षेत्र। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो जैसलमेर बीकानेर। केवल अगर एक ही ज़िले की बात करें तो एक ही ज़िला कौन सा याद रखना, जैसलमेर आपको याद रखना है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वाधिक है। अब अगर बात करें राजस्थान के अंतर्गत, इसका उत्पादन कौन सी कंपनी करती है, जिस प्रकार से तेल का कैरन एनर्जी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो कौन सी कंपनी करती है, तो वो करती है फोकस एनर्जी कंपनी। फोकस एनर्जी कंपनी द्वारा किया जाता है। तो ये तो था इसका बेसिक। अब देखो बात कर लेते हैं प्राप्ति क्षेत्र। इसको आप उत्पादन क्षेत्र के नाम से पुकार लो, उत्पादन ठीक रहेगा। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नंबर 1 जिला याद रख लो, जैसलमेर। जैसलमेर आपने याद रखा। जैसलमेर के अंतर्गत स्थान देखो, नंबर 1 रामगढ़ परियोजना कहाँ आ रही है, जैसलमेर के अंतर्गत आ रही है। प्रश्न क्या बन रहा है, राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस उत्पादन परियोजना। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस उत्पादन परियोजना कौन सी है, तो रामगढ़ परियोजना। और रामगढ़ परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ रही है, जैसलमेर के अंतर्गत आ रही है। अब देखो मैं अगर यहाँ बात कर लेते भारत की पहली परियोजना कौन सी है, तो अंता। अब आपका दिमाग ये आएगा
कि अंता भी तो राजस्थान 12 के अंतर्गत है, तो पहली भारत की ये हुई तो राजस्थान की भी पहली ये होनी चाहिए। ये नहीं है, ये भारत की है, क्योंकि ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आरजे और एमपी दोनों की 50-50% ये संयुक्त परियोजना है, इसलिए ये भारत की पहली हुई। केवल राजस्थान के संदर्भ में पहली परियोजना पूछे तो रामगढ़ परियोजना जैसलमेर के अंतर्गत है। इस परियोजना से लगभग 273 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये था रामगढ़ परियोजना। उसके बाद में सेकंड बात करें तो मनहर परियोजना जैसलमेर के अंतर्गत ही है। तनोट परियोजना, तनोट ये माता जैसलमेर के अंतर्गत है, तो तनोट परियोजना भी किस डिस्ट्रिक्ट में आएगी? जैसलमेर के अंतर्गत आएगी। उसके बाद चौथी बात करें तो साधुवाला परियोजना, साधुवाला स्थान जैसलमेर के अंतर्गत है, यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। और पांचवा स्थान की बात करें तो डांडेवाला परियोजना, डांडेवाला परियोजना भी किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? जैसलमेर के अंतर्गत ही है। और अगला जिला अगर बात करें तो बीकानेर, प्राकृतिक गैस का ये स्थानों के नाम याद रखना, प्रमुख रूप से आपको ये रामगढ़ परियोजना वाला तो याद रखना ही है। अब बीकानेर के अंतर्गत दो स्थान हैं जहाँ से इस प्राकृतिक गैस के उत्पादन हो रहा है, जिसमें नंबर 1 बागेवाला और एक है लोगेवाला। ये जो क्षेत्र है ये बाड़मेर के बीकानेर के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो ये थी अपने प्राकृतिक गैस से जो प्रश्न बनते हैं। और बाकी इसमें वैसे लगभग ये पूरा हो गया है। अगर कोई चीज़ अगर इसमें से रह गई है तो राजस्थान का एक टॉपिक और अपना आने वाला है, राजस्थान के उद्योग और ऊर्जा उद्योग रहेंगे, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस से संबंधित उद्योग है वो सारे इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो कैसा लगा अपना जो ये वीडियो है, अपने दोस्तों को आगे से आगे इसको शेयर करें और न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।